नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं आर्स परंपरा के प्रख्यात आलोचक, जिन्हें आप सब बहुत प्यार देते हैं और पूरा देश खूब प्यार और सम्मान से नवाज रहा है। अभी हाल ही में एक पुस्तक जो काफ़ी चर्चा में रही है और इस पुस्तक पर, इस ग्रंथ पर कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं और पुरस्कार मिलेंगे भी, ऐसी हमारी कामना है। हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम। जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम पुस्तक पर जब हम बात करते हैं तो एक प्रश्न इस पुस्तक से भी आता है और आलोचक समाज से भी आता है कि क्या जयशंकर प्रसाद के नाटक आज प्रासंगिक हैं या नहीं हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर लिखे गए हैं, लेकिन क्या उसमें दृश्य काव्य के सारे गुण हैं? क्या नाटक के अंतर्गत रूपक और उपरूपक का जब भेद करते हैं तो नाटक के अंतर्गत उसमें रंगमंचीयता है या नहीं है? हम अगर श्याम सुंदर दास जी से बात करें, बच्चन सिंह तक आलोचना की बात करें, और जो समकालीन आलोचक हैं या जो समकालीन टूल्स हैं, उसमें भी उनके नाटक को हमेशा आलोचना के परिदृश्य में रखा जाता है। आज एक बातचीत आपके सामने रखी जा रही है। आप अगर इसमें कोई प्रश्न रखते हैं तो बाद में जब हम सर से मुलाकात करेंगे, पुनः बातचीत होगी, तो हम उन प्रश्नों को सर से पुनः पूछेंगे। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस अनुनय विनय को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। तो सर, आपसे एक प्रश्न है कि जब हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर चर्चा करते हैं तो आप विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, मुंबई विश्वविद्यालय में आप सीनियर प्रोफेसर हैं, आप एचओडी भी रह चुके हैं और विभिन्न संस्थाओं से भी आप जुड़े रहे हैं। नाटक पर व्याख्यान भी देने के लिए आपको बुलाया जाता है। तो आपके सामने इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों के भी आए रहे होंगे, आलोचकों के भी आए रहे होंगे, और आज मेरे तरफ से भी आ रहा है कि क्या जयशंकर प्रसाद के नाटक आज प्रासंगिक हैं, पहला। और दूसरा, जब हम उनके नाटकों में रंगमंचीयता की बात करते हैं तो क्या रंगमंचीयता का प्रश्न आज प्रसाद के नाटकों के परिप्रेक्ष्य में करना वाजिब है या नहीं है? धन्यवाद अमरीश जी। देखिए, पहली बात यह है कि प्रसाद का संपूर्ण साहित्य ही प्रासंगिक है। जहाँ तक नाटकों का सवाल है तो प्रसाद ने महाभारत काल से लेकर ब्रिटिश काल तक के समय को आधार बनाकर नाटक लिखा है। उनका पहला नाटक जो सज्जन है वह महाभारत की कथा से संबंधित है। जब गंधर्व चित्रसेन दुर्योधन को बंदी बना लेता है तो युधिष्ठिर किस तरह से अर्जुन और भीम को उसे छुड़ाने के लिए भेजते हैं, उस प्रसंग को लेकर है। इसी प्रकार से उनका जो दूसरा नाटक प्रायश्चित है वह पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और जयचंद के संदर्भ को लेकर के ऐतिहासिक नाटक है। और आगे बढ़ते हैं तब उनका करुणालय एक गीत नाट्य आता है। फिर राजश्री ऐतिहासिक नाटक है जो हर्षवर्धन की बहन है उसको लेकर के लिखा है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो कल्याणी परिणय उनका नाटक आता है। कल्याणी परिणय भी ऐतिहासिक नाटक है जिसमें चंद्रगुप्त वाली कथा ही है, चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर विशाख नाटक आता है जो कश्मीर की कथा पर आधारित है। इसी प्रकार से जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है भारतवर्ष की जो जातीय संघर्ष है उसको लेकर के लिखा गया है। फिर अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इनके 4 महाकाव्यात्मक नाटक आते हैं। इनमें स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त को अगर महाकाव्य की तरह भी पढ़ा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन प्रसाद ने स्वाधीनता संग्राम के कठिन संघर्ष के दिनों में जिस ढंग से अपने नाटकों के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन को वाणी दी थी, देशवासियों में अस्मिता बोध और राष्ट्र प्रेम जगाया था और पूरे देश को स्वाधीनता प्राप्ति के लिए, संघर्ष के लिए प्रेरित किया था, वह उनके नाटकों का एक मूल स्वर है। इसलिए आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि देशभक्ति का सवाल हो, भारत बोध का सवाल हो, भारतीय ज्ञान परंपरा का सवाल हो, ये सारे मुद्दे किसी न किसी रूप में उनके नाटकों में आए हैं। और ये तब तक प्रासंगिक रहेंगी जब तक भारत है, जब तक हिंदी है, जब तक नाट्य साहित्य है।
ध्रुव स्वामिनी में उन्होंने सामाजिक प्रश्न उठाया है और स्त्री के पुनर्विवाह को लेकर के शास्त्रीय ढंग से यह प्रतिपादित किया है कि किस प्रकार से भारतीय नारी को किन स्थितियों में पुनर्विवाह की सुविधा रही है और उसको उन्होंने स्थापित किया है। प्रसाद उसके बाद एक और नाटक लिख रहे थे जिसका नाम अग्निमित्र है, जो मालविकाग्निमित्रम जो कालिदास का नाटक है उससे प्रभावित कहा जा सकता है, लेकिन वह नाटक पूरा नहीं हुआ। इस बीच में उन्होंने हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट लिखा और हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक कामना लिखा। ये जो कामना है वह ब्रिटिश काल पर है और उसमें उन्होंने वही दिखाने का प्रयास किया है कि अंग्रेज किस तरह से भारत आते हैं, भारत की अपार प्राकृतिक और जो संपदा है, खनिज संपदा है, उस पर कैसे वह धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाते हैं, कब्जा करते हैं और किस ढंग से भारत की अकूत संपदा का दोहन करते हैं और उसे इंग्लैंड ले जाते हैं। इन सारी चीज़ों का जो प्रश्न है वह आज भी बना हुआ है। आज जिस ढंग से बहुराष्ट्रीय निगम दोहन का कारण बन रहे हैं तो कुछ वैसा ही संकेत उन्होंने उस समय कामना नाटक में दिया हुआ है। तो जो हमारा देश है इसकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं इतिहास के गर्भ से निकली हैं, इतिहास के बहुत सारे घाव रहे हैं, तो उन घावों को पूरी तरह से उद्भासित करने का कार्य जो है प्रसाद के नाटक करते हैं और उनको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम इतिहास के बहुत सारे ऐसे अंधकाराच्छन्न पृष्ठ को जान सकते हैं, पा सकते हैं जो इतिहास में ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं हुए थे। क्योंकि इतिहास और पुरातत्व का जितना ज्ञान प्रसाद के पास था उतना उस समय के बहुत सारे इतिहासकारों के पास भी नहीं था। तो उन्होंने न केवल भारतीय इतिहास और भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरी तरह से अपने नाटकों में प्रस्तुत किया, बल्कि उसके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों में एकजुटता का, देश प्रेम का संदेश भी दिया और यह बताने का प्रयास किया कि अगर हम एकजुट होकर के अंग्रेजी सत्ता का जिसे कहें कि विरोध करते हैं तो हम न केवल स्वाधीन हो सकते हैं बल्कि इस देश को विश्व गुरु की और विश्व शक्ति की जो स्वाभाविक छवि है उसे दोबारा प्रदान कर सकते हैं। जैसे सर अभी आपने प्रतीकात्मक नाटक की बात की, जी, तो क्या भारतीय युग में भी इस तरह के नाटक लिखे जा रहे थे? और भारतीय युग में जैसे एक भारत दुर्दशा नाटक आता है, तो क्या अगर हम उसकी साम्यता को प्रसाद से रखें और भारतीय युग में नाटकों में क्या ऐसा नहीं था जो जयशंकर प्रसाद के यहाँ देखने के लिए मिलता है? जैसे पारसी थिएटर आ जाता है और भारतीय युग की जो नाट्य मंडली थी या जो उनके यहाँ रंगमंच था उतना विकसित नहीं था, पारसियों के आने के बाद थोड़ा सा विकसित होता है। तो उस संक्रमण के दौर में जयशंकर प्रसाद अपना नाटक का नया क्षेत्र बना रहे थे, तो क्या उसमें साम्यता और वैषम्य था और क्या नयापन था, वो आपने अपनी पुस्तक में किस तरीके से व्याख्यायित किया है? देखिए, प्रसाद के लगभग सारे नाटक मेरी दृष्टि में मंचीय हैं और जो भी बड़े निर्देशक रहे हैं जी, उन सब ने इसका मंचन किया है और मंचन लोकप्रिय भी रहा है। दो दृष्टियों से प्रसाद के नाटक को पढ़ने की ज़रूरत है। उनके सारे नाटक तो जैसे पढ़ते हैं वैसे मंचित भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो चार महाकाव्यात्मक नाटक हैं, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जी, इनको पढ़ते समय हम महाकाव्य की तरह पढ़ें और रंगमंच पर प्रस्तुत करते समय मंचीय दृष्टि से इनको देखें, तब हम सफल हो सकते हैं। जहाँ तक प्रतीकात्मक नाटक का सवाल है तो भारतेंदु के पास प्रतीक पद्धति का उतना ज्ञान नहीं था जितना प्रसाद के पास था। प्रसाद ने प्रतीकात्मक नाटक या एलिगरी या जिसको अन्यापदेशिक नाटक कहते हैं, कामना में पूरा का पूरा रूपक जिस ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसका निर्वाह किया है वह किसी अन्य साहित्यकार के पास नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए जो प्रतिभा का भेद है उसको आप यहाँ देख सकते हैं दोनों नाटककारों के बीच में। इस दृष्टि से प्रसाद के योगदान को सही संदर्भ में जानने की और समझने की जरूरत है। इसमें एक दो बातें जो प्रतीकात्मक नाटक को लेकर के बताने जैसी हैं वह यह है कि इनका जो कामना नाटक है जी, वह न केवल पूरे ब्रिटिश युग का या अंग्रेजों के शासन की एक प्रकार से बधिया उधेड़ने का कार्य करता है, बल्कि उस समय जो भारत की स्थितियां थी जी, उन स्थितियों को भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है।
इसमें आप देख सकते हैं कि जो भारतीय समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, प्रसाद जी उसके एक भाष्यकार के रूप में आते हैं। आज जब विश्व बाजारवाद और उपभोक्तावाद की प्रायोजक शक्तियाँ मानवीय अस्मिता से लेकर राष्ट्रीय अस्मिता तक को खतरे में डाल रही हैं और हमारी निजता पर प्रहार कर रही हैं। अब भारत एक राष्ट्र नहीं, एक ग्रोइंग मार्केट कहा जाता है। हम और आप नागरिक नहीं बल्कि एक ग्राहक बन गए, एक उपभोक्ता बन गए हैं। तो ऐसे दौर में कामना की प्रासंगिकता जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने उस समय की तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना को व्यक्ति एवं समाज के द्वंद्व के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। और उन्होंने जिस सतर्कता से इन सारे संदर्भों की छानबीन की है वह आज और ज़्यादा प्रासंगिक है। यह उनके रंगशिल्प का एक बहुत बड़ा पक्ष है। इसमें आप देखेंगे जो सांगीतिक संरचना है, जो प्रस्तुति संबंधी, ये नाटक पूरा का पूरा प्रस्तुत किया जा सकता है मंच पर। ये इसमें प्रस्तुति संबंधी उनकी उद्भावनाएं भी जो हैं हमारे सामने आती हैं। यह नाटक मानव सभ्यता और मानवीय वृत्तियों का कैसे विकास होता है उसको रेखांकित करता है। कामायनी का यह एक प्रकार से पूर्व रूप भी है। यानी इस नाटक की तुलना जो है रामचरितमानस से, हिंद स्वराज से और कामायनी से की जा सकती है, क्योंकि ये तीनों कृतियां जो हैं राक्षसी सभ्यता की भयावहता के खतरे से केवल आगाही नहीं करती बल्कि उसे भारतीय आत्मिक और सर्वमंगला दृष्टि के बल पर चुनौती भी देती हैं। तो प्रसाद जी भारतीय आत्मवाद के बल पर कामना में भी ब्रिटिश की जो एक प्रकार से आसुरी शक्ति है पश्चिमी जगत की, उसको न केवल उसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं बल्कि उसे चुनौती देने का कार्य करते हैं। तो इस दृष्टि से प्रतीकात्मक नाटक का जो अपना महत्व है वह हम कामना में देख सकते हैं। जैसे सर प्रतीकात्मक की बात कर रहे हैं आप, तो क्या उस दौर में अंग्रेज या जो विदेशी शक्तियां हैं वो सीधे सीधे अपनी बात को कहने की आज़ादी नहीं दे रही थी, इस वजह से प्रसाद जी को एक नया रास्ता चुनना पड़ा, या उसके बाद एक ही नाटक इन्होंने क्यों लिखा, या इस तरह के और नाटक वो क्यों नहीं लिखे? इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, प्रसाद जी ने अपने सारे नाटकों में जहाँ भी उनको लगा सांकेतिक रूप में या प्रतीकात्मक रूप में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लिखा है। उसके लिए चाहे उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों का चयन किया हो या पौराणिक संदर्भों का, लेकिन कामना जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रिटिश शासन से जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें प्रतीकों की अवधारणा उस ढंग से की गई है। क्योंकि उस समय सेंसरशिप थी और अंग्रेजों पर सीधे लिखना और प्रहार करना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं था। तो इसलिए प्रतीकात्मक नाटक एक प्रकार से जो है प्रसाद जी ने उस कठिन समय में अपनी बात कहने के औजार के रूप में इसका उपयोग किया था। तो इस दृष्टि से इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि एक प्रकार से वह सेंसरशिप का दौर था और प्रसाद जी ने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्रतीकात्मक माध्यमों का उपयोग जो है अपनी बात को जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी तरीके के रूप में प्रयुक्त किया। क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन की जो विसंगतियां हैं उनको उजागर करने का इससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता था। इसलिए उनका जो आसुरी स्वभाव है, किस प्रकार से शोषण वृत्ति है, भारत के प्राकृतिक संसाधनों से लेकर खनिज संसाधनों तक और मानव संसाधन तक का कैसे वह दोहन करते हैं, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने उसमें जिक्र किया है। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आती है उससे जो पूंजीवादी सभ्यता, महाजनी सभ्यता, क्षरणशील सामंतवाद, भौतिकता एवं बुद्धिवाद के अतिरेक से जो एक नया संकट उत्पन्न होता है और उसके साथ ही रूस में संपन्न लाल क्रांति से सर्वहारा वर्ग का जो भार होता है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा किस प्रकार से प्रकृति और पर्यावरण का सीमाहीन दोहन होता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रसाद जी गहराइयों तक न केवल उन्मथित थे बल्कि कामना में उसका अच्छी तरह से चित्रण भी करते हैं। वो यह भी बताने का कार्य करते हैं कि साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, मानवद्रोही शक्तियों के शोषण के विद्रूप मायाजाल को भारतीय जनता कैसे समझे। जब उस चीज़ को समझ पाएगी तभी वह उसका विरोध करेगी, तभी वह एकजुट हो पाएगी। तो इस दृश्य से कामना जैसे प्रतीकात्मक नाटक की सृष्टि वह करते हैं, इसका महत्व कुछ उसी ढंग से है जिस प्रकार से गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज का है। इस दृश्य से इस पूरे नाटक को देखने की जरूरत है।
बाबा कारंत ने इसके बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि कामना करने की कामना मेरी बहुत पुरानी थी जब इसका मंचन उन्होंने किया, और इसलिए कि ऐसी सृजनशील फंतासी या प्रतीकधारी नाटक हिंदी में मुझे कम देखने को मिले हैं। तो ये मतलब एक बहुत बड़े रंग निर्देशक का वक्तव्य है। यह इस बात का द्योतक है कि प्रसाद जी का जो नाट्य चिंतन था, जो रंग चिंतन था, वह बहुत गहरा और भारतीय परंपरा से पूरी तरह से अनुप्राणित था। उन्होंने न केवल संस्कृत के नाटकों को बल्कि शेक्सपियर और ग्रीक त्रासदियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, और इनके नाटकों में तीनों का एक समन्वित रूप देखने को मिलता है। इस दृष्टि से इनके नाटकों में बहुत गहराई और ऊंचाई है। जैसे स्वगत कथन और गीतियाँ जो इनकी हैं, इसको भी बाधक मानते हैं कि नाटक में ये थोड़ा सा बाधा है, उसके रंगमंचिता में बाधा है। और आजकल के जो रंगमंच हैं उसमें प्रकाश की व्यवस्था इतनी अच्छे से की गई है कि बहुत सारे दृश्य एक ही जगह पर हम शूट कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर आधुनिक रंगमंच को देखा जाए और इन गीतियों को रखा जाए, जैसे आज का फिल्म जगत जो है वो थोड़े से सीन के बाद एक गाना लगा देता है, गाना आ जाता है, तो अगर आज की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम उनके नाटकों को रखें तो क्या ज़्यादा प्रासंगिक होगा कि शायद उस श्रेणी में ये फिट नहीं बैठ पाएगा? नहीं, प्रसाद जी जिस प्रकार के रंगमंच की कल्पना कर रहे थे, उन्होंने लिखा भी कि नाटक को रंगमंच के लिए नहीं बल्कि रंगमंच को नाटक के लिए होना चाहिए। तो अब हमारा जो यथार्थवादी रंगमंच है उस ढंग से विकसित हो गया है। अच्छा। तो आज हम प्रसाद की किसी भी रचना को बहुत प्रभावी तरीके से रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत विकसित रंगमंच अब हमारे पास आ गया है। जहाँ तक स्वगत कथन का सवाल है, तो अब आजकल तो एकालाप और आत्मालाप के रूप में भी नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वगत कथन का जो महत्व है वह फिर से प्रतिपादित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि गीतियों का जहाँ तक सवाल है, तो प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में 206 गीतियाँ आई हैं। अच्छा। जो उनके कवि व्यक्तित्व को भी बड़ा करती हैं, साथ ही राष्ट्रबोध, राष्ट्र प्रेम, भारत बोध और आप कह सकते हैं कि उस समय की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये सारी बातें उन गीतियों में देखी जा सकती है। जहाँ तक गीतियों के प्रस्तुतिकरण का सवाल है, तो उन्होंने बाकायदा राग रागिनी के आधार पर, संगीत शास्त्र के आधार पर उन गीतियों का लेखन किया है। तो उन गीतियों का अपना शास्त्रीय महत्व भी है। यह जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि बहुत सारी गीतियाँ आते हैं, गीत आते हैं और किसी को कोई बोरियत नहीं होती। तो गीतियों को प्रस्तुत करने की परंपरा संस्कृत काल से ही आती रही है, और ग्रीक त्रासदियों में भी और शेक्सपियर के नाटकों में भी गीतियाँ हैं। तो इसलिए प्रस्तुतिकरण के धरातल पर गीतियों के कारण कोई आज तक अवरोध नहीं आया है और नहीं आता है। तो रंग निर्देशक और अभिनेता पर सब कुछ निर्भर करता है कि वह इन चीज़ों को कैसे प्रस्तुत करता है, कैसे इनका निर्वाह करता है। जैसे भरत मुनि की बात करें तो उन्होंने नाट्यशास्त्र में कहा कि भाई नाटक के अंतर्गत हम शांत रस को नहीं रखेंगे। तो शायद उनका भी उद्देश्य यही था कि नाटक जब कोई देखने जाता है, तो अरस्तु भी यही कहते हैं कि भाई कोई नाटक देखने जा रहा है तो अपने विरेचन करता है, अपने दुखों का विरेचन या सुख का या साधारणीकरण के लिए जाता है, या उससे जुड़ता है, तादात्म्य स्थापित करने के लिए जाता है। सबका अलग अलग उद्देश्य है। तो अगर इनके नाटक देखे जाएं और अगर उसको फिल्मी दुनिया में लाया जाए, अभिनीत किया जाए, तो उसकी प्रासंगिकता मेरे हिसाब से और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी एक जो समस्या अभी आ रही है, मान लीजिए विश्वविद्यालयों में, जैसे मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर अगर रंगमंच की बात आती है तो मान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई नाटक मंचित करने की बात आ जाती है, या आधुनिक नाटककारों की बात आ जाती है। जयशंकर प्रसाद को उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता, बहुत जगह लिया भी जाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि कुछ जगह ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो आपका क्या मानना है, और अपनी पुस्तक के माध्यम से आप ये कैसे लोगों तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि प्रसाद के नाटक भी मंचीय हैं, उनको विश्वविद्यालयों में किया भी जा रहा है और अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाया भी जा सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि नाटक जब लिखा जाता है तो मंचन के लिए ही लिखा जाता है। प्रसाद के सारे नाटक, चाहे वो सज्जन हो या प्रायश्चित हो, कल्याणी परिणय हो, राजश्री हो, उसके बाद विशाख है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, और एक घूंट कामना, अग्निमित्र, ये सारे नाटक
मंचीय हैं। इनमें कहीं उस ढंग का कोई अवरोध नहीं है जिसको लेकर बनाया जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो इनके 4 महाकाव्यात्मक नाटक हैं, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी का मंचन सबसे ज़्यादा हुआ है। हिंदी के सर्वाधिक मंचित नाटकों में तो ध्रुव स्वामिनी एक है। अच्छा। स्कंदगुप्त के मंचन को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है। चंद्रगुप्त पर तो बाकायदा चाणक्य नाम का धारावाहिक भी बना है, आपने देखा ही है। जी। तो चंद्रगुप्त और अजातशत्रु को लेकर भी उतनी परेशानी नहीं हुई। स्कंदगुप्त का जो कथा है उसकी संरचना जो है थोड़ा विशृंखलित है, क्योंकि बहुत बड़े परिदृश्य को, इतिहास के बड़े फलक को वह प्रस्तुत करता है और साथ ही स्वाधीनता संग्राम के समय को भी प्रतिबिंबित करना है, उस समय के प्रश्नों को भी उठाना है। तो समानांतर जब हम उसकी प्रासंगिकता को रचनाकार उभारने का प्रयास करता है तो एक प्रकार का विशृंखलन उसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन बड़ा निर्देशक वही है, बड़ा रंगकर्मी वही है जो इस चुनौती को स्वीकार करे और उसको प्रस्तुत करे। ग्रीक त्रासदियाँ और शेक्सपियर के नाटक भी प्रस्तुति में उतने आसान और सरल नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि कालिदास के नाटक हों, भवभूति के नाटक हों, संस्कृत के नाटक हों, ग्रीक त्रासदियाँ और शेक्सपियर के नाटक हों, इन तीनों को अगर एक जगह देखना है तो प्रसाद के नाटक उसमें आते हैं। तो इसलिए इनके नाटकों के प्रस्तुतिकरण को लेकर एक चुनौती रहती है, क्योंकि प्रसाद बड़ी प्रतिभा के रचनाकार हैं। इनकी भाषा का स्तर भी जो है मानक और परिष्कृत हिंदी है। इनके संवाद भी जो हैं आर्ष वाक्य की तरह है, क्लासिक सेंटेंस की तरह है। तो इसलिए उनको याद करना भी आसान नहीं होता। उनका अभिनय में प्रयोग करना संवाद के रूप में बहुत सहज भी नहीं रहता। उसके लिए आपको एक अतिरिक्त प्रयास की जरूरत होती है। तो लोग श्रम से, मेहनत से बचने के लिए इनके नाटकों को मंचन से, उसके मंचन से बचने का प्रयास करते हैं, जो मेरी दृष्टि में सही नहीं है। क्योंकि अब रंगमंच इतना विकसित हो चुका है कि अब किसी भी चीज़, अब तो पूरे महाकाव्य को आप रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इनके नाटक तो उस दृश्य से लिखे ही गए हैं। तो जैसे जयशंकर प्रसाद पे हम बात कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम पे बात कर रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की और कई वर्षों का, बल्कि दशक कह लें तो कम है, कई दशक आपने लगाए इस पुस्तक को लिखने में। उसके बाद ये ग्रंथ हम लोगों के सामने आया। तो आज जब लोग शोध करने जा रहे हैं तो नाटक पे शोध बहुत कम होते हैं। अभी उपन्यास पर, कहानी पर शोध हो रहे हैं, नाटक पर शोध बहुत कम हो रहे हैं। तो इसके पीछे का एक कारण ये था कि कोई सहज भाषा में कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। तो अगर नाटक पर कोई शोध करता है तो जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम, ये पुस्तक उसके लिए कितना उपयोगी होगी और क्या क्या विषय यहाँ इस पुस्तक से सहयोग के रूप में उन शोधार्थियों को प्राप्त हो सकते हैं? देखिए, इसमें प्रसाद के सारे नाटकों पर आलोचनात्मक विश्लेषण आपको मिलेगा। हमने मूल्यांकन भी 2 तरीके से किया है। एक तो जब हम उनके नाटक को पढ़ते हैं तो उसका साहित्यिक महत्व क्या है, उसका हमने विश्लेषण किया है। और साथ ही हर नाटक का जो मंचीय पक्ष है उसकी भी हमने चर्चा की है। और इनके नाटकों की गीतियों में कौन सी राग रागिनी का प्रयोग हुआ है, संगीत शास्त्र की दृष्टि से उसका क्या महत्व है, उस दृष्टि से भी मैंने उनका विश्लेषण किया है। तो अगर आप इनके नाटकों के चरित्रों को देखें, वो चाहे स्कंदगुप्त हो या चाणक्य हो, चंद्रगुप्त हो, सिंहरण हो, दांड्यायन हो, इसी प्रकार से अजातशत्रु हो या ध्रुव स्वामिनी हो, दूसरा चंद्रगुप्त हो, रामगुप्त हो, सब ऐसे ऐसे चरित्रों की इन्होंने सृष्टि कर दी है कि इन्होंने जैसे चाणक्य का जो स्वरूप चित्रित कर दिया कि चाणक्य को ऐसे ही होना चाहिए। तो चाणक्य की वही छवि बन गई। उस छवि से आज तक कोई मतलब चाणक्य को लेकर जितने भी मंचन हुए हैं, कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर पाया। तो एक बड़े रचनाकार का यह लक्षण होता है, चरित्र निर्मित कर दिया। चरित्र ऐसा इन्होंने निर्मित कर दिया। इसके साथ ही इनके जो पात्र हैं, वे सारे पात्र जो है अंतर्द्वंद जितना ज़्यादा, आवेग जितना ज़्यादा होगा तो कार्य व्यापार उतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नाटक का काम ही कार्य व्यापार की प्रस्तुति है। तो वैसी स्थिति में इनके नाटक जो हैं अंतर्द्वंद हो,
अंतरंग में जल रही ज्वाला हो, अपमान हो, स्मृति हो, आकांक्षा और वितृष्णा हो, इसी प्रकार से देश के लिए मर मिटने का भाव हो, स्वाधीनता की बात हो, राष्ट्रीय एकता की बात हो, छल प्रपंच और देशद्रोह का संदर्भ हो। तो यानी जितने संदर्भ भारतीय समाज में मनुष्य के भीतर चलते हैं, उसको जिस कलात्मक भाषा और संवेदनात्मक अवदात्य के साथ प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, ये सब महाकाव्यात्मक नाटक हैं। इनकी रंग परिकल्पना है एक प्रकार से महाकाव्यात्मक नाटक के रूप में ही की गई है, और इनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि पाठक की रुचि का परिष्कार हो रहा है, उसका भी विकास हो रहा है। साथ ही नाटकों को पढ़ने से आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि जो गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन था वह सार्थक नहीं हो पा रहा था, उसकी सार्थकता पर गंभीरता पूर्वक ये टिप्पणी भी करते हैं। अच्छा। इन नाटकों को पढ़ने से आपको वह भी संकेत मिलेगा, क्योंकि प्रसाद जो भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा है, जो चाणक्य परंपरा है, जो ब्राह्मणी परंपरा है, उसको पुरस्कृत करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले रचनाकार हैं। इसलिए आप देखेंगे कि चाणक्य बौद्धों की अहिंसा के अभावात्मक पक्षों का निदर्शन करते हुए ब्राह्मणों की ब्रह्म शक्ति की कैसे प्रतिष्ठा करता है, वह आप जो है इस नाटक में भी देख सकते हैं, अग्निमित्र में भी देख सकते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म के द्वारा जो फैलाया गया अहिंसा का पक्ष था, और जिस ढंग से सैन्य शक्ति का एक प्रकार से उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया, तो भारतवर्ष के पौरुष को कमज़ोर करने का कैसे प्रयास हुआ, तो वह किस ढंग से भारतवर्ष की गुलामी का दास्ता का एक कारण बनता है, एक संस्कार रूप में आगे विकसित होता है, उस पर भी ये टिप्पणी करते हैं। तो यानी एक व्यापक रंग भूमि चाहिए, एक व्यापक रंगमंच चाहिए, तभी हम प्रसाद के नाटकों को अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब ध्रुव स्वामिनी में आते हैं, तो ध्रुव स्वामिनी में इन्होंने एक प्रकार से इनके रंगबोध का प्रकर्ष है, इनका रंगबोध जितनी ऊंचाई पर जा सकता है वह आप वहाँ देख सकते हैं। इसलिए आप उसमें भी देखेंगे कि संस्कृत का, यूनानी का, पारसी और शेक्सपियर के नाटकों का जो एक समन्वित पहचान है वह आपको मिलेगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे उसमें एक यथार्थवादी रंगबोध भी आ गया है। इसके पहले जो पारसी थिएटर का प्रभाव था, प्रसाद जी उसका अतिक्रमण कर चुके हैं। अच्छा। युगीन भावबोध उसमें आ गया है, नवीन रंग शिल्प जो है वह उसमें दिखाई देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ध्रुव स्वामिनी का बहुत ज़्यादा मंचन भी हुआ है, और उसमें इतने ज़्यादा अर्थ स्वर हैं कि उसको अगर बहुत बड़ा निर्देशक और अभिनेता है जो गहरी साहित्यिक समझ रखता है, तो उसमें से बहुत सारे नए मायने भी, नए अर्थ भी जो है निकाल सकता है। इसलिए एक ऐतिहासिक फलक पर लिखे गए इस नाटक का महत्व जो है किसी भी युग में बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर स्त्री विमर्श आज जिस ढंग से स्त्री विमर्श की चर्चा होती है, तो स्त्री विमर्श का एक बड़ा ही प्रखर और तेजस्वी रूप देखना है तो ध्रुव स्वामिनी के रूप में देख सकते हैं। ध्रुव स्वामिनी जैसे तेजस्वी चरित्र की सृष्टि प्रसाद जी ने जिस ढंग से की है वह कोई आसान कार्य नहीं है। उस समय की सीमाओं को देखते हुए अगर हम कहें कि जब वह प्रश्न करती है कि आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, स्त्री क्या है, कौन है, यह प्रश्न जब राज दरबार में उठता है तो पूरा राज दरबार जो है हिल उठता है। तो नारी अस्मिता का जो मूल या आरंभिक प्रश्न है वह आप इस वाक्य में देख सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि नारी को मात्र संपत्ति मानने वालों के प्रति प्रसाद का जो आक्रोश है तथा विवाह मोक्ष के विश्लेषण में उनका जो स्वर उभरता है वह भारतीय समाज की जड़ता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। यहाँ लेखक बड़े ही साहस के साथ भारतीय सामाजिक व्यवस्था की खोज खबर लेता है। वह पाठक को जिस साहस के साथ जड़ व्यवस्था पर प्रहार करता है उससे पाठक भी जो है हिल जाता है। और वह शास्त्र के ज्ञाता थे, भारतीय ज्ञान परंपरा के ज्ञाता थे, इसलिए भारतीय शास्त्र से उदाहरण भी लाते हैं और तर्क भी और प्रमाण भी लाते हैं और उसके माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भारतीय नारी किन स्थितियों में विवाह मोक्ष यानी तलाक ले सकती है और पुनर्विवाह कर सकती है। तो इस दृश्य से ध्रुव स्वामिनी जो है राजनीति, धर्म, व्यक्ति के पारस्परिक संघर्ष, अंतर्द्वंद
और तमाम विडंबनाओं का अतिक्रमण करने वाली कृति है। सर, जैसे आपने इस आर्स परंपरा के आलोचकीय ग्रंथ को लिखने में कई दशक बिताए, जी। अगर कह लें कि आपका पूरा जीवन समर्पित है तो यह भी कम होगा। तो एक प्रश्न ये मेरे मन में उठता है व्यक्तिगत तौर पे कि एक रचनाकार अपनी रचना में किसी न किसी पात्र के रूप में उपस्थित रहता है। आपने इनके सभी नाटकों को पढ़ा है, सभी नाटकों पे लिखा है, तो क्या आपको कहीं लगता है कि कामायनी में कहीं प्रसाद जी हैं, या नाटक इनके जो हैं उस नाटक में कहीं पर हैं? और आपका प्रिय नाटक कौन सा है, अगर इनके सभी नाटकों में एक नाटक निकालने के लिए कह दिया जाए, या जब आप पुस्तक लिख रहे थे तो एक पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे रुचि होती है कि इस पर मुझे ज़्यादा लिखना है, तो कहीं ये भावबोध रहा है कि ये नाटक आपको बहुत अच्छा लिख रहा था, इसलिए आपने उस पर ज़्यादा लिखने का प्रयास किया? देखिए, प्रसाद के द्वारा रचे गए जितने चरित्र हैं, कोई भी रचनाकार केवल एक चरित्र में तो नहीं आता जी, लेकिन प्रसाद के व्यक्तित्व का अगर अधिकांश देखना है तो वह उन्होंने चाणक्य के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। चंद्रगुप्त नाटक में जो चाणक्य है वही प्रसाद का मस्तिष्क है, वही प्रसाद का चिंतक रूप है। तो प्रसाद में चाणक्य की तरह मनीषा थी, वह उसी भारतीय आर्ष परंपरा को पुरस्कृत करते हैं जैसे चाणक्य करता है। तो इस दृष्टि से उस चरित्र को देखने की जरूरत है। इनके सारे नाटक महत्वपूर्ण हैं, जैसे मंचन की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और समय के राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हुए चंद्रगुप्त महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम साहित्यिक दृष्टि से उस मूल्यांकन करते हैं तो स्कंदगुप्त सही मायने में महाकाव्य है, महाकाव्यात्मक नाटक है, और वही इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अच्छा। उसके प्रस्तुतिकरण को लेकर सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन उसमें जिस ढंग से अंतर्द्वंद को, जिस ढंग से महाभारत की तरह चरित्रों की विराट वनस्थली प्रस्तुत की गई है, जिस ढंग से इतिहास के एक बहुत बड़े परिदृश्य को उपस्थित किया गया है, बाह्य आक्रमण, और स्कंदगुप्त किस ढंग से अपनी सेना के साथ उसका मुकाबला करता है, और एक गीत में हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का ले उपहार, एक गीत में संपूर्ण भारत का इतिहास, ज्ञान परंपरा का इतिहास, संस्कृति का इतिहास, सभ्यता का इतिहास जिस कौशल के साथ प्रसाद जी ने प्रस्तुत कर दिया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। और अंत में यह भी कहते हैं देशवासियों को, जैसे सीधे संबोधित कर रहे हों, कि जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो बहुत ही सजीव, सार्थक और उपयोगी वार्ता रही है। हम लोग इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे। सर का समय बहुत बहुमूल्य होता है, जल्दी समय मिल नहीं पाता है, तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, किसी तरीके से मुलाकात हो पाती है तो कुछ बात हो जाती है। आप सब अपने कमेंट्स जरूर रखिएगा कि आपको जयशंकर प्रसाद पर और कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं और किन विषयों पर चर्चा करनी है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और एक अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप जयशंकर प्रसाद महानता के आयाम पुस्तक नहीं देखे हैं तो अगर किसी के पास है तो उसको जरूर देखिए। आप नहीं खरीदिए तो किसी दुकान पे आप जाइए तो खड़े होकर देखिए और देखिए कि किस तरीके से जयशंकर प्रसाद पर अब तक की ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ये पुस्तक आपको कैसी लगी। तो सर, आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।